नमस्कार। आज के इस लेक्चर में मैं डॉक्टर प्रज्ञा टांक, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, राजकीय महाविद्यालय अजमेर से आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पिछले लेक्चर से आगे बढ़ते हुए जो हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, जिसमें हमने ऑपरेटर्स, आइगन फंक्शंस, आइगन वैल्यूज़, हैमिल्टनियन ऑपरेटर्स इत्यादि के बारे में अध्ययन किया था, उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज हम क्वांटम नंबर्स एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स अर्थात क्वांटम संख्याएं और प्रायिकता वितरण आरेख के बारे में अध्ययन करेंगे। ये हमारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पेपर में चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर का ही पार्ट है। तो चलिए आज शुरू करते हैं क्वांटम नंबर्स। आज के लेक्चर में जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट है क्वांटम नंबर्स, जो हम 4 तरीके के क्वांटम नंबर स्टडी करेंगे। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, एजीमुथल क्वांटम नंबर l, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m और स्पिन क्वांटम नंबर s। इसके अलावा हम रेडियल वेव फंक्शन एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व अर्थात त्रिज्या तरंग फलन और प्रायिकता वितरण आरेख और एंगुलर वेव फंक्शन एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स अर्थात कोणीय तरंग फलन और प्रायिकता वितरण आरेख के बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं ये जानने के लिए कि क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं। क्वांटम संख्या मुख्य रूप से 4 तरीके की होती हैं: मुख्य क्वांटम संख्या, कक्षीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय और चक्रण क्वांटम संख्या। तो किसी भी परमाणु में कोई भी इलेक्ट्रॉन और परमाणु से संबद्ध इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण जानकारी को उसकी क्वांटम संख्याओं के आधार पर बताया जा सकता है। किसी भी परमाणु में कक्षाएं और उपकक्षाएं होती हैं और इसी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की स्थिति, उसकी ऊर्जा, उसके आकार, आकृति इत्यादि कई प्रकार की जानकारी क्वांटम संख्या के आधार पर दी जा सकती है। इलेक्ट्रॉन की अलग अलग जानकारी को हम अलग अलग क्वांटम संख्या द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं और हर क्वांटम संख्या एक अलग जानकारी देता है इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। तो क्वांटम संख्याएं 4 प्रकार की होती हैं। इन चारों क्वांटम संख्याओं के आधार पर किसी भी परमाणु से संबद्ध इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण जानकारियों को प्रदर्शित किया जा सकता है। और ये कौन कौन सी हैं क्वांटम संख्याएं? मुख्य क्वांटम संख्या अर्थात प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसे हम n से प्रदर्शित करते हैं। दिगंची क्वांटम संख्या अर्थात अजीमुथल क्वांटम संख्या, इसे हम l से प्रदर्शित करते हैं। चुंबकीय क्वांटम संख्या अर्थात मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसे हम m या ml से रिप्रेजेंट करते हैं। और चक्रण क्वांटम संख्या, जिसे हम s या ms से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहले क्वांटम संख्या के बारे में हम स्टडी करते हैं, वो है मुख्य क्वांटम संख्या या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n। इस क्वांटम संख्या के द्वारा इलेक्ट्रॉन के कक्षा और उसकी ऊर्जा स्तर का पता लगाया जा सकता है। साथ ही हमें यह भी पता चल जाता है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक से कितनी दूरी पर स्थित है और इसका आकार क्या है, अर्थात इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का कितना डिस्टेंस है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कितनी दूरी पर सिचुएटेड है, कितना डिस्टेंस है उसके बीच में। हम इसे n के द्वारा प्रदर्शित करते हैं और n की संख्या से अर्थात मुख्य क्वांटम संख्या के आधार पर इलेक्ट्रॉन किस कोश में या कक्षा या ऊर्जा स्तर में उपस्थित है यह बताया जाता है। तो n हमें यह बताएगा कि इसको ऑर्बिट नंबर क्या है। अगर हम कहते हैं कि यदि n = 1 है तो इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में है, अगर n = 2 है तो इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा में है,
अगर n इज इक्वल टू 3 है तो इलेक्ट्रॉन तीसरी कक्षा में है, एंड सो ऑन। ये जो कक्षाएं हैं n इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 के अलावा हम कोश KLMN के द्वारा भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और एक और ख़ास बात है कि हम ये कहते हैं कोई भी एक जो मुख्य कोश है, चाहे वो 1 हो, चाहे 2 हो या 3 हो, इसमें किसी भी कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² होती है। जैसे कि हम कहते हैं अगर n का मान 1 है तो हमारे पास उस कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, 2 × 1², जो कि बराबर हुई 2 के। अगर हम कहते हैं n का मान 2 है तो n इज इक्वल्स टू 2 के कोश के अंदर इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या कितनी होगी, 2 × 2² दैट इज इक्वल्स टू 8। अर्थात सेकेंड ऑर्बिट में उसकी संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या टोटल 8 होगी। ऐसे ही थर्ड ऑर्बिट में हम आते हैं। थर्ड ऑर्बिट में हम कहते हैं 2 × 3², क्योंकि 2n² है तो 2 × 3² दैट इज़ 2 × 9 दैट विल बी 18। तो थर्ड ऑर्बिट में हमारे पास में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हुई, 18। इसी तरह से हम आगे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और साथ में जो मुख्य क्वांटम संख्या दैट इज़ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से किसी भी परमाणु के आकार या साइज़ के बारे में जानकारी मिलती है। और n का जो उच्च मान है कि लास्ट n क्या है उस परमाणु में, उसके आधार पर हम परमाणु के कितना बड़ा परमाणु है उसका हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। हम कहते हैं n का उच्च मान जितना बड़ा n, उतना ही बड़ा आपके परमाणु का आकार माना जा सकता है। तो ये थी हमारी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n से जुड़ी हुई कुछ जानकारी। अब हम आगे बढ़ते हैं। एजीमुथल क्वांटम नंबर l, दिगांची क्वांटम संख्या l। ये जो क्वांटम संख्या है इसको हम l के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और इस क्वांटम संख्या के द्वारा हम किसी भी कक्षा में उपस्थित उपकोशों की संख्या को प्रदर्शित किया जा सकता है। जैसे कि l इज इक्वल्स टू 1 2 3 एंड सो ऑन, या हम कहते हैं इसका उपकोश SPDF के द्वारा दर्शाया जा सकता है। और l की जो वैल्यू है, क्योंकि हमें n पहले से ही पता है, तो हम कहते हैं हर n के लिए जो l की जो डिफरेंट वैल्यूज़ हैं 0 to n-1 तक हो सकती हैं, कि उस मुख्य कोश के अंदर कितने उपकोश उपस्थित हैं उसकी संख्या का आपको पता लगाया जा सकता है l के मान से। अगर हम कहते हैं हमारे पास में n का मान 1 है तो इसका मान सिर्फ 0 रहेगा। अगर हम कहते हैं n का मान 1 है तो हमारे पास में n का मान, अगर हम कहते हैं 2 है तो हमारे पास में इसका मान कितना रहेगा, 0 और 1। अगर हम कहते हैं n इज इक्वल्स टू 3 तो ये 0 1 2। तो यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं हमारे पास में 0 से लेकर n-1 तक की वैल्यूज़ हो सकती हैं। तो हमारे पास में जितनी वैल्यूज़ आएंगी l की, उतने ही उपकोश या उतने ही ऑर्बिटल्स यहाँ पर उस प्रिंसिपल ऑर्बिट के अंदर प्रेजेंट होंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे हम कहते हैं अगर n इज इक्वल्स टू 1 है तो l का मान सिर्फ 0 रहेगा। n का मान अगर 1 है तो l का मान 0 और 1 रहेगा। और n का मान अगर 2 है तो l का मान 0 1 2, और ऐसे ही n इज इक्वल्स टू 3 तो इसका मतलब है कि इसमें l 0 1 2 और इसका उपकोश SPD। हमारे पास में n का मान अगर 1 है तो उसमें सिर्फ s रहेगा। n इज इक्वल्स टू 2 हुआ तो l होगा 0 1 1, और आपके पास उपकोश होंगे s और p। n इज इक्वल्स टू 3 तो उसमें l इज इक्वल्स टू 0 1 2 और उपकोश होंगे sp और d। तो l का मान जितना अधिक होता है परमाणु का आकार भी उतना ही अधिक है, अर्थात इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी भी उतनी ही अधिक है। अर्थात l का मान जितना अधिक होगा नाभिक का बल उतना ही कम होगा, न्यूक्लियर फोर्स उसके ऊपर उतना ही कम लगेगा, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन उतना ही कम लगेगा, क्योंकि जितना बड़ा l है उतना ही दूर है वो न्यूक्लियस से,
और उतना ही कम न्यूक्लियर फोर्स वो एक्सपीरियंस कर पाता है। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कि एजिमुथल क्वांटम नंबर से किसी भी कक्षा की आकृति शेप की L = 0 मीन्स s ऑर्बिटल है, तो इसकी आकृति हम कहते हैं गोलाकार है। L = 1 है तो इट मीन्स p ऑर्बिटल की बात हो रही है और उसकी आकृति डम्बल शेप की है। और L = 2 है तो D की आकृति डबल डम्बल होती है। तीसरे क्वांटम संख्या पर चलते हैं। हम कहते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसे हम कहते हैं m, और कई जगह पर हम इसे ml के द्वारा भी प्रदर्शित कर सकते हैं। यहाँ पे l सबस्क्रिप्ट में आएगा। इस क्वांटम संख्या से हम इलेक्ट्रॉन के अभिविन्यास को दर्शाया जा सकता है, जैसे कॉन्फ़िगरेशन को बताया जा सकता है। और हम ये कह सकते हैं कोई भी उपकोष जो है, सबशेल जो है, वो कितने ऑर्बिटल्स का मिलकर बना हुआ है। तो चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान -L से शुरू होकर +L तक है, और इस -L से +L की जो है उसके अंदर 0 भी इंक्लूडेड होता है, और ये इसकी वैल्यू एक पूर्णांक संख्या होती है, इट इज़ एन इंटीजर। तो ऐसे ही हम कहते हैं कि अगर L का मान 0 है अर्थात S सबशेल है तो M का मान केवल 0 होगा और एक ही ऑर्बिटल को दर्शाएगा, और इसके उपकोष में केवल एक ही कक्षक होगा, तो और अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह पाएंगे। ऐसे ही यदि L का मान अगर 1 है, इसका मतलब P उपकोष है, तो M का मान यहाँ पे कितना होगा, -L to +L 0 से होते हुए, अर्थात यहाँ पे क्या मान आएंगे इसके, -1 0 +1, अर्थात P उपकोष में 3 कक्षक होंगे जो 3 अलग अलग कोऑर्डिनेट्स की तरफ अभिविन्यासित होंगे, और इन तीनों P कक्षकों को Px, Py और Pz का नाम हम देते हैं। ऐसे ही अगर L का मान अगर 2 है तो ये जो चुंबकीय संख्या का मान कितना है, -L to +L, तो -2, -1, 0, +1 और +2 होगा। अर्थात कितने ऑर्बिटल्स हुए यहाँ पर, L = 2, इसका मतलब D सबशेल हुआ, और ऑर्बिटल्स कितने हुए इसमें 5, -2 to +2। यहाँ पे M के कुल मान 2L + 1 के बराबर होते हैं। और मैग्नेटिक क्वांटम संख्या के किसी कक्षा का 3 डायमेंशनल स्पेस में अभिविन्यास प्रदर्शित होता है कि उसका 3 डायमेंशनल स्पेस में उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है उसका हम पता लगा सकते हैं, किससे, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से। अब हम आते हैं हमारे आखिरी क्वांटम नंबर पे, जो है स्पिन क्वांटम नंबर या चक्रण क्वांटम नंबर। इसको हम S से भी दर्शा सकते हैं, या हम कई जगह ज़्यादातर को MS, जहाँ पे S सबस्क्रिप्ट के फॉर्म में है, उससे भी दर्शा सकते हैं। ये जो क्वांटम संख्या है ये पदार्थ के गुणों की व्याख्या करता है। किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन सिर्फ नाभिक के चक्कर नहीं लगाता है, परंतु अपने खुद की अक्ष के पार भी घूम सकता है, बिल्कुल जैसे ही कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ तो घूमती है परंतु साथ में अपनी धुरी पर भी घूमती है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के चारों तरफ भी घूमेगा और इलेक्ट्रॉन अपने खुद की धुरी पर भी घूमेगा। और ये जो मोशन है अपने खुद की धुरी पर, ये दोनों डायरेक्शन में हो सकती है। इट कैन बी क्लॉकवाइज एंड इट कैन बी एंटी क्लॉकवाइज, कि वामावर्त भी हो सकती है और दक्षिणावर्त भी दिशा में भी हो सकती है। तो जो इलेक्ट्रॉन है जो अपने खुद की धुरी पर घूमता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर काटने के साथ साथ वो अपनी खुद की धुरी पर भी घूमता है, तो ये जो मोशन है वो स्पिन मोशन कहलाता है। और ये जो मोशन है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी हो सकता है इलेक्ट्रॉन का मोशन, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी हो सकता है। इसलिए किसी भी निश्चित चुंबकीय क्वांटम संख्या के लिए चक्रण क्वांटम संख्या के 2 मान संभव हैं, कि 2 मान संभव हैं। कौन कौन से,
एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और दोनों इलेक्ट्रॉन को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम स्पिन क्वांटम नंबर की सहायता लेते हैं, जिसे हम ms के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। अब क्योंकि ms की वैल्यू अगर +½ है, इसका मतलब चक्रण का रिप्रेजेंटेशन हम अपवर्ड एरो की तरफ से करेंगे, उसका चक्रण ऊपर की तरफ है, और इसका रिप्रेजेंटेशन हम अपवर्ड पॉइंटिंग एरो, ऊपर की तरफ जो एरो पॉइंट करता है उससे हम रिप्रेजेंट करेंगे जब ms का मान +½ है। और यदि ms का मान -½ है तो इलेक्ट्रॉन का चक्रण नीचे की तरफ है, और हम इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, एक एरो जो नीचे की तरफ पॉइंट कर रहा है। तो स्पिन क्वांटम नंबर से किसी भी इलेक्ट्रॉन के स्पिन की दिशा का या चक्रण की दिशा का ज्ञान होता है। तो ये थे हमारे 4 क्वांटम नंबर्स, और ये चारों मिला के टोटल आपके किस एटम के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन है इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। इन चारों के बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन है तो आप उस इलेक्ट्रॉन के बारे में आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता चल जाती है। आगे बढ़ते हैं। रेडियल वेव फंक्शन एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स, त्रिज्या या गोलीय तरंग फलन और प्रायिकता वितरण आरेख या वितरण वक्र। यहाँ पर हम ये कहते हैं कि हम श्रोडिंगर इक्वेशन हम पढ़ चुके हैं, और श्रोडिंगर इक्वेशन में एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हैं वो हमारे पास स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स या पोलर कोऑर्डिनेट जिसे हम कहते हैं r, थीटा और फाई, इन 3 कोऑर्डिनेट्स के टर्म में हम इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि r जो है, r वेरिएबल जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, कि नाभिक से दूरी। और जो थीटा है वो रिप्रेजेंट करता है एंगल टू द पॉजिटिव जेड एक्सिस, कि जेड एक्सिस प्लस जेड एक्सिस के साथ में क्या एंगल बना रहा है। और जो फाई है वो रिप्रेजेंट करता है प्लस एक्स एक्सिस से एक्स वाई प्लेन में कौन सा एंगल बना रहा है। तो ये जो पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं ये 3 चीज़ें हमें बताते हैं। आर बताता है डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, थीटा बताता है प्लस जेड एक्सिस से एंगल क्या बन रहा है, और फाई जो बताता है कि एक्स वाई प्लेन में प्लस एक्स एक्सिस से हमारे पास में क्या एंगल बन रहा है। तो हमारा जो वेव फंक्शन जो है फाई आर थीटा फाई, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आर आर वाई थीटा फाई। तो यहाँ पे आर आर जो है वो है रेडियल वेव फंक्शन अर्थात त्रिज्या तरंग फलन, और जो वाई थीटा फाई वाला जो इसका जो कंपोनेंट है इस वेव फंक्शन का वो है हमारा एंगुलर वेव फंक्शन। तब यहाँ पे जो ये जो हमारे पास में त्रिज्या फलन यहाँ पे जो है आर आर, इससे हम किसी भी गोलाकार कक्ष के लिए नाभिक की गोलाई के उस क्षेत्र को ज्ञात कर सकते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना उच्चतम हो। इसके लिए हम क्या करते हैं, सतह के क्षेत्र के एक आर रेडियस के हिसाब से एक स्फीयर का एरिया हम खींचते हैं, इसका ग्राफ हम प्लॉट करते हैं, और उसी के आधार पर हम इसको एनालाइज करेंगे। तो हमारे पास में जो सेट ऑफ क्वांटम नंबर है, चाहे एन, एल एंड एम एल, ये क्या करते हैं, 3 अलग अलग वेव फंक्शंस को डिस्क्राइब करते हैं। और जो रेडियल वेव फंक्शन है वो सिर्फ किस पर डिपेंड करता है, एन और एल पर। और जो एंगुलर वेव फंक्शन है वो डिपेंड करता है एल और एम एल पर। तो अ पर्टिकुलर ऑर्बिटल सॉल्यूशन कैन बी रिटन एज फॉलोज, जहाँ पर n का मान 1 2 3 है, l 0 to n-1 है, और ml का मान है -l2 प्लस l। वो सारी चीज़ें हम क्वांटम नंबर्स में हम स्टडी कर चुके थे। अब हम जो बात कर रहे थे कि हम एक सतह के क्षेत्र πr² के एरिया का हम एक त्रिज्या के फलन r के द्वारा हम एक ग्राफ या कर्व खींचते हैं हाइड्रोजन के लिए। और हाइड्रोजन के कौन कौन से ऑर्बिटल्स के लिए हम करेंगे, तो हमने कहा 1s 2s 2p 3s 3p और 3d कक्षकों के लिए 4πr² और r के विरुद्ध हम
जो वक्र खींचेंगे उसका हमें यहाँ पे हमने प्लॉट किया हुआ है ग्राफ। एक बार हम यहाँ पे ग्राफ के बारे में स्टडी करें उससे पहले हम एक नई टर्मिनोलॉजी और समझते हैं कि नोड क्या होता है। कि किसी भी वेव फंक्शन में नोड कब आता है? किसी वेव फंक्शन में नोड कब आता है कि जब भी वेव फंक्शन अपना डायरेक्शन चेंज करता है, वेव फंक्शन का मान 0 हो जाता है और अपना साइन चेंज करेगा, उस वक्त हमें नोड मिलता है। मीन्स वो जो आपका जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उसको कट करेगा और किसी भी नोड पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता 0 मानी जाती है। अगर आपके ग्राफ में कोई नोड अगर एग्जिस्ट कर रहा है, इट मीन्स उस पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? एब्सोल्युटली 0। ठीक है, तो अब हम इसी संदर्भ में आगे हम बढ़ते हैं कि किस तरह से हमने यहाँ पर एक ग्राफ को हम स्टडी करते हैं। पहले यहाँ पे हमने कहा 1s, हाइड्रोजन के लिए हमने प्लॉट किया है। तो 1s के लिए n का मान क्या है? 1, l का मान है 0। तो यहाँ पे जो ग्राफ आएगा इसका एक ही मैक्सिमा है। इसके लिए शिखर की संख्या कितनी है? एक ही है। अब हम आते हैं 2s पर। 2s के लिए n का मान है 2, l का मान है 0 और कितने पीक्स हमें यहाँ पे मिल रहे हैं? 1 and 2। ये 1 and 2 दो पीक्स हमें यहाँ पे मिल रहे हैं। ऐसे हम आते हैं 3s पर। तो यहाँ पे n का मान है 3, l का मान है 0 और शिखर की संख्या नंबर ऑफ पीक्स कितनी है? 1, 2 and 3। ठीक है, तो इसका मतलब s के लिए जितना n का मान है उतना ही उसके शिखर की संख्या है। ऐसे अगर हम p के लिए कहते हैं तो p में 2p, परंतु शिखर का मान कितना है? 1। 3p, शिखर के मान कितने हैं? 2। इट मीन्स p के लिए, p ऑर्बिटल के लिए हमारे पास में नंबर ऑफ पीक्स कितनी रहेंगी? n-1। s के लिए कितनी थी नंबर ऑफ पीक्स? इक्वल्स टू द वैल्यू ऑफ n। p ऑर्बिटल के लिए नंबर ऑफ पीक्स कितनी है? n-1। और ऐसे ही d ऑर्बिटल के लिए नंबर ऑफ पीक्स कितनी है? n-2। 3d के लिए कितनी है? सिर्फ एक ही पीक हमें मिली है। तो ये तो थे हमने नंबर ऑफ पीक्स कैसे कैलकुलेट किए हैं यहाँ पे, उसके लिए क्या एक जनरल बिहेवियर शो कर रहा है। इसके अलावा इसी ग्राफ से हम जो और अलग अलग जो कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं वो ये है कि जहाँ पर भी r का मान 0 है, वहीं पर 4πr² का मान भी 0 है और हम कहते हैं वहाँ हमने नोड मिला है हमें और इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 मानी जाएगी। ऐसे ही यहाँ पर जैसे जैसे ये उच्च मान आते हैं r के, वहाँ पे भी इनकी वैल्यूज़ 0 होने लगती हैं और नाभिक से अधिक दूरी पर भी इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की प्रायिकता या उसकी संभावनाएं नगण्य है। और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हमारे पास में यहाँ पे आती है। हमारे पास है 3s, 3p, 3d। 3s, इसी को हम देखते हैं, 3s, 3p और 3d। इन तीनों को हम जब कंपेयर करते हैं तो हम ये कहते हैं कि इनकी जो शिखर की जो स्थिति है, जो पीक्स जहाँ पर आ रही हैं, 3s की जो पीक है उससे 3p की पीक थोड़ी सी लेफ़्ट में है और 3d की पीक और लेफ़्ट में है। 3s से 3p की पीक लेफ़्ट में शिफ्ट हो गई है और 3p से 3d की पीक लेफ़्ट में शिफ्ट हो गई है। इसका मतलब ये है कि ये जो ऑर्बिटल्स हैं वो नाभिक के निकट आते जा रहे हैं। और 1s, 2s और 3s के कर्व्स में भी नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं? 0, 1 and 2 और इनकी जो पीक्स हैं, पीक्स का एरिया बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे कई तरह से हमारे पास में इस तरह से कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं। हमारे पास में जो ग्राफ हम प्लॉट करते हैं रेडियल वेव फंक्शन का। आगे हम बढ़ते हैं
हमारे एंगुलर वेव फंक्शन एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की एंगुलर वेव फंक्शन और प्रायिकता, किसकी प्रायिकता, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता, और उसका वितरण किस प्रकार से, उसको हम कैसे प्लॉट कर सकते हैं, उसको ग्राफिकली हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसका कर्व कैसे हम प्लॉट कर सकते हैं। प्रायिकता वितरण आरेख बेसिकली वही होता है। तो हम इसको रिलेट करते हैं कोणीय तरंग फलन से। तो कोणीय तरंग फलन में हम ये पढ़ चुके हैं कि इसकी जो कोणीय फलन में नाभिक की दूरी r पर निर्भर नहीं करती है, परंतु सिर्फ दिशा पर निर्भर करती है, कि इट इज़ डायरेक्शनल, इट इज़ नॉट डिपेंडेंट अपॉन द डिस्टेंस, वो सिर्फ डायरेक्शन पर डिपेंड करती है। और ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि थीटा जो है, यहाँ पे थीटा का जो मान है वो L और M, अजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर दोनों पर निर्भर करता है। और जो फाई की जो वैल्यू है, फाई का मान सिर्फ M के मान पर निर्भर करता है। और नाभिक और अनंत दूरी, इट मीन्स न्यूक्लियस और इनफाइनाइट डिस्टेंस के बीच में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता नाभिक से दिशा व दूरी दोनों पर निर्भर करती है, कि न्यूक्लियस से कितनी दूर है और न्यूक्लियस से कौन से डायरेक्शन में आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन को, उसी के आधार पर आपका ग्राफ प्लॉट होगा। अतः यहीं पर पूरा जो आपका वेव फंक्शन है उसका प्रयोग किया जा सकता है। अब जैसे हम यहाँ डायग्राम में देखते हैं कि हम कहते हैं कि एस ऑर्बिटल के लिए हमने ये ग्राफ प्लॉट किया, एक एंगुलर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व हमने प्लॉट किया, ये है एस ऑर्बिटल के लिए। तो किसी भी दिशा में ओपी जो रेखा है, उसकी ओपी की जो डिस्टेंस है वो किसी भी दिशा में आप लेके जाएं गोलाकार, इसमें इसका मान समान आएगा। इसका अर्थ यह है कि नाभिक से किसी भी दिशा में एस इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना बराबर होती है। इसीलिए एस कक्षक को गोलाई में सममित कक्षक या स्फेरिकली सिमेट्रिक ऑर्बिटल कहा जाता है। ऐसे ही पी की हम बात करते हैं। हमने कहा तीनों जो पी एक्सिस, पी ऑर्बिटल्स हमारे पास है, पी एक्स, पी वाई और पी जेड, तीनों जो हमारे पास में ऑर्बिटल्स हैं वो निश्चित दिशात्मक गुण होते हैं, दे आर डायरेक्शनल, दे हैव डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज, और तीनों परस्पर राइट एंगल्स पर स्थित होते हैं। मीन्स ये जो पी एक्स है विल बी एट राइट एंगल्स टू पी वाई एंड पी जेड, पी वाई विल बी एट राइट एंगल्स टू पी वाई एंड पी वाई will be at right angles to pz and px, and pz will be at right angles to py and px। अर्थात तीनों जो हैं एक दूसरे के राइट एंगल पर या लंब कोण पर स्थित होते हैं। और px ये दर्शाता है कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की अधिकतम संभावना एक्स एक्सिस में है। ऐसे ही py दर्शाता है कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की अधिकतम संभावना p वाई एक्सिस पर है, और पी जेड दर्शाता है कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की अधिकतम प्रायिकता जेड एक्सिस की है। और इन एंगल्स के बीच में जो डायरेक्ट हमारे पास में ओपी है और इन एक्सिस के बीच का जो एंगल है, जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की प्रायिकता तेज़ी से घटती है। तो हमारा जो शेप आता है बेसिकली एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तीनों में ही डम्बल शेप हमारे पास में आता है, जो कि हम कोणीय तरंग फलन और प्रायिकता के बीच में हम ये वितरण आरेख प्लॉट करके हम इसका फाइनल एनालिसिस कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम चारों क्वांटम नंबर्स, रेडियल वेव फंक्शन और एंगुलर वेव फंक्शन और इनके प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व या प्रायिकता वितरण आरेख की प्रायिकता किस प्रकार से इसका वितरण है, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना किस प्रकार से ग्राफिकली हम इसको प्रोजेक्ट कर सकते हैं, वो हमने आज पढ़ा। तो आज के लिए इतना ही। चैप्टर के आगे के टॉपिक्स हम फर्दर लेक्चर्स में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर बीइंग विद मी। धन्यवाद।